अगली कविता है बच्चों को शांत कराइए बाबू। कविता के बहाने कुंवर नारायण की कविता है। प्रस्तुत कविता में कविता का महत्व प्रतिपादित हुआ है। कविता कितनी प्रभावशाली है इस तथ्य को इस कविता के ही माध्यम से बताया गया है। फूलों की बात कही गई है, चिड़िया की उड़ान, फूलों की मुस्कान, इन बातों का उदाहरण इसमें लिया गया है। ये बताया गया है कि फूल खिलते हैं, मुरझा जाते हैं, परंतु कविता जो है वो कालजयी है, उसका प्रभाव कभी कम नहीं होता। पक्षी उन्मुक्त आसमान में उड़ते हैं, दूर दूर की सैर कर आते हैं। उड़ने की सीमा बहुत विस्तृत होती है, पर वो भी ससीम होती है, उसकी भी एक सीमा होती है। लेकिन कवि कुंवर नारायण का ये मानना है कि जो कविता है इसका प्रभाव असीम होता है। इसका जो प्रभाव क्षेत्र है वो पक्षी की उड़ान हो चाहे फूलों की गंध हो, उससे भी व्यापक है। इसी बात को कविता के माध्यम से यहाँ बताया गया है। पहले पंक्तियों को हम यहाँ लिख देते हैं। कविता एक उड़ान है, कविता एक उड़ान है। अक्षर आप समझ पा रहे होंगे। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। भला चिड़िया क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर। बाहर भीतर इस घर उस घर। बाहर भीतर इस घर उस घर। कविता के पंख लगा उड़ने के मायने।
कविता के पंख लगा उड़ने के मायने चिड़िया क्या जाने। ये देखिए, ये यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह है और वाक्यों में प्रश्न पूछते हुए बात कही जा रही है, तो शैली इसकी प्रश्न शैली हो गई और अलंकार इसमें प्रश्नालंकार हो गया। ये पहले ही स्पष्ट है। देखिए, कविता कविता एक उड़ान है। कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। इसका मतलब ये है कि जिस प्रकार पक्षी उड़ान भरती है या भरता है, उसी तरह से कविता भी उड़ान भरती है। पक्षी उड़ते हुए आसमान के एक कोने से, एक छोर से दूसरे छोर तक, दूर दूर तक, और बहुत अधिक ऊंचाई और बहुत दूर दूर तक, व्यापकता भी होती है और ऊंचाई भी होती है, दो चीजें होती हैं। पक्षी दूर दूर तक उड़ते हैं और ऊंची उड़ान भी लेते हैं। इसी तरह से कविता में जो भाव बिंदु होते हैं, जो भाव होते हैं, उसकी ऊंचाई भी होती है और उसकी व्यापकता भी होती है। इसी बात को कवि ने यहाँ बताना चाहा है कि जिस प्रकार चिड़िया अपने पंखों से उन्मुक्त गगन में उड़ते हैं, उसी तरह से कविता भी अपने भाव संकेतों से उड़ान भरती है। अब दूसरी पंक्ति देखें, कविता की उड़ान भला चिड़िया क्या जाने। इसका मतलब क्या है कि चिड़िया तो उड़ान भरते ही है, यानी उड़ने की जब भी बात आती है, जब भी जिक्र होता है, तो चिड़िया का नाम लिया जाता है कि चिड़िया उड़ने का काम करती है। यानी उड़ने में महारत हासिल है चिड़िया को। लेकिन कवि ये कहता है कि चिड़िया को उड़ने की महारत हासिल होने के बाद भी जो कविता में उड़ने की क्षमता है, ऊंचाइयों को छूने की क्षमता है, वो चिड़िया की तुलना में ज्यादा है। तो चिड़िया क्या जाने भला उड़ान क्या होता है। यहाँ पर कवि ये बताना चाहते हैं कि जो उड़ने का सामर्थ्य है वो चिड़िया से भी ज्यादा कविता में है। जो उड़ने का सामर्थ्य है वो चिड़िया से भी ज्यादा कविता में है। बात आप समझ पाए होंगे। बोलिए, ये पंक्ति आपको समझ में आई? बोलिए, आपकी आवाज आएगी, बोलिए। यस सर। इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है? नो सर। चलिए, आगे की पंक्ति को देखते हैं। बाहर, भीतर, इस घर, उस घर। देखिए, असल में ये कविता जो लिखी गई है, देखने से आपको ये लग रहा होगा इसमें तुकांतता तो है,
अंत में देखिए बहाने, जाने, माने, जाने, ये अंत की तुकबंदियां आप देख रहे हैं। तो इस आधार पर आप कह सकते हैं कि इस कविता में तुकांतता है। तुकांत कविता तो है, लेकिन फिर भी ये छंदों के बंधन से मुक्त है। इसे गा सकने में आप सक्षम नहीं है, तो गाने के लिए कुछ भी आप गा सकते हैं, लेकिन लय ताल पर ये बातें बैठेगी नहीं, ये चीज है। देखने से आपको लग रहा होगा कि ये गद्य जैसा है। तो आधुनिक युग की कविताओं की ये भी एक विशेषता है कि छंद मुक्त कविताएं लिखी गई, छंदों के बंधन से इसे मुक्त किया गया कि जो लोकमानस में ये बातें बड़ी आसानी से समझ में आ सके, आम आदमी भी कविता को समझ सके, ऐसा प्रयास रहा आधुनिक युग की कविताओं में। दो पंक्तियों का आपने समझा, बाहर भीतर इस घर उस घर, कविता के पंख लगा उड़ने के मायने। अब देखिए बाहर और भीतर, देखने से तो स्पष्ट ही है कि इसमें अर्थ क्या बताना है भाई। आपको लग रहा है कि बात तो सत्य है, बाहर भीतर इस घर उस घर, इस घर में और उस घर में। इस घर और उस घर का मतलब ये है सभी के घरों में। इस घर उस घर का यहाँ मतलब क्या निकलेगा, सभी के घरों में, यानी घर के मायने में किसी में भी भेदभाव नहीं रखना। और बाहर भीतर, बाहर हो या भीतर हो। अब देखिए यहाँ किसके घर की बात हो रही है। ऐसा है कि कई बार आपने देखा होगा कि देसी विदेशी की चर्चा होती है। जब राष्ट्रीय स्तर पर हम सोचते हैं तो वहाँ ये बताते हैं कि ये जो देश है हमारा, ये घर है, और देश के अतिरिक्त ये घर के अंदर की बात है, और देश के बाहर को, अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं के बाहर जो है उसको हम बाहर मान लेते हैं। तो घर के भीतर, देश के अंदर, बाहर देश के बाहर। और यदि उसका दायरा छोटा होता है, प्रदेश स्तर पर जब आप सोचते हैं तो अपने प्रदेश स्तर तक की बात सोचते हैं, तो वो आपके घर के अंदर की बात हो जाती है। और अंतर प्रांतीय जब मामला आता है वहाँ घर के बाहर की बात आ जाती है। और भी है, सांप्रदायिक तौर पर एक संप्रदाय की भलाई की बात यदि आप सोचते हैं, करते हैं या कविताओं में लिखते हैं, तो वो संप्रदाय का दायरा जो है वो आपका एक घर हो गया। और उसके अतिरिक्त सभी संप्रदायों के बारे में आप लिख रहे हैं, उनका शुभ चिंतन हो रहा है, तो वो बाहर की बात हो जाती है। या फिर कभी स्वयं अपनी अनुभूतियों को अपने व्यक्तिगत जीवन तक यदि सीमित रखे तो वो अंदर की बात हो जाएगी। और अपने अतिरिक्त वो पूरे समुदाय को लेके चल रहा है, पूरे पब्लिक की बात कर रहा है, तो वो बाहर की भी बात हो जाएगी। तो यहाँ पर कवि ये बताना चाहते हैं कि बाहरी आंतरिक मामला हो या बाह्य मामला हो, भीतरी मामला हो, भीतरी मामला हो या बाहरी मामला हो, चाहे अपने इस घर की बात हो चाहे उस घर की बात हो, इस घर उस घर का मतलब घर घर, ठीक है। तो अंदर बाहर, अंदर बाहर या आंतरिक बाह्य या घर घर, कविता क्या करती है, वो पंख लगाकर उड़ जाती है। जब पक्षी उड़ती है तो आसमान में उड़ती है। अब यहाँ कविता जो है, कविता जो भावों और विचारों का पंख लगाती है, तो वो पंख लगा करके क्या अपने देश के भीतर, क्या अपने देश से बाहर, क्या अपने समुदाय के भीतर, क्या अपने समुदाय से बाहर, क्या अपने संप्रदाय के भीतर, क्या अपने संप्रदाय के बाहर, घर घर तक वो उड़ जाती है। इसका जो मायना है, इसका जो मतलब है, ये भला चिड़िया क्या जाने। इसका मतलब कि चिड़िया तो उड़ती, हालांकि देखिए चिड़िया के विषय में भी बताया गया है। आपने एक कविता पढ़ी होगी, पक्षी और बादल। पक्षी और बादल, भगवान के डाकिए, पढ़े हैं? अभी पूछता हूँ आप लोगों से,
कितने लोगों ने पढ़ा है? पढ़े आप लोग? भगवान के डाकिए, पक्षी और बादल, जो एक महादेश से दूसरे देश में जाते हैं। हम तो समझ नहीं पाते, पर उनके द्वारा लाई गई चिट्ठियों को पर्वत पहाड़ नदी बाँचते हैं। याद आ रही है कविता? यस सर। तो उसमें क्या संदेश है पक्षी के बारे में? पक्षी और बादल के बारे में क्या संदेश है? प्रवीण, संदीप, श्वेता, कोई बताएं? नहीं याद आ रहा है? देखिए, उसमें ये बताया गया है कि ये जो पक्षी और बादल हैं, ये भौगोलिक सीमाओं को नहीं मानते। इनके लिए चाहे अपना देश हो या दूसरा देश हो, वो पूरे संसार को अपना मानते हैं। एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बन करके बरसता है, ये कविता में आपने पढ़ा होगा। मानसून यदि हिंद महासागर में बना हो तो वो जा करके किसी दूसरे देश में भी बरस सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि वो अपने देश में ही वर्षा करेगा। दूसरे देश में बना मानसून भी, वो उसका प्रभाव आ सकता है। बादल हर देश में आते जाते हैं। और पक्षी भी भौगोलिक सीमाओं को नहीं मानते हैं। यानी जो पक्षी की उड़ान है वो भौगोलिक सीमाओं के परे है। कवि ये बताना चाहता है कि पूरी दुनिया में जो भौगोलिक विवाद हैं, सीमा संबंधी जो समस्याएं आती हैं, उन समस्याओं और संकीर्णताओं से ऊपर उठ करके पक्षी और बादल चलते हैं। यहाँ पर हम मनुष्यों को भी यही संदेश दिया गया है कि इस तरह के जो विभाजक रेखाएं हैं उनसे हम ऊपर उठें। अब यहाँ जो प्रस्तुत कविता है, इस कविता में ये बताया गया है कि कविता के पंख लगा करके उड़ने का जो मायना है, कविता के पंख लगा करके जो उड़ने के मायने हैं, कभी कविता का पंख लगा करके अपने विचार लोक में उड़ान भरता है, तो कविता के पंख लगा करके उड़ने का जो सही मायना है वो चिड़िया भी नहीं जान सकती। देखिए, ये भौगोलिक सीमाओं से परे चिड़िया भी है, उड़ने का सही मायना ये भी जानते हैं। किंतु यहाँ पर कवि ये बताना चाह रहा है कि चिड़िया से भी ज़्यादा बड़ी उड़ान जो है वो कविता की होती है। वो चिड़िया भला क्या जाने, इसका मतलब ये है यहाँ कि चिड़िया की उड़ान से भी जो उन्नत उड़ान है वो कवि के कल्पना की है, भाव और विचारों की है। वो कविता का पंख लगा करके उड़ता है। ये बात आपको समझ में आई होगी। आप लोगों से पूछ भी लिया जाए। चलिए संदीप, संदीप आप बताएं, कविता में जो आपने समझा है वो बताएं। इन 6 सर पंक्तियों मैं में नहीं सुने हैं? न सर अभी ज्वाइन किए हैं सर, चलिए 15 पे ज्वाइन किए हैं। कोई बात नहीं। यस सर। ये आदर्शिका, बारी बारी से पूछता हूँ आप लोगों से। आदर्शिका बोलें, समझ में आई? दीक्षा, आपकी आवाज आ सकती है, बोलें।
प्रवीण, यस सर। चलिए समझ पाए हैं आप? यस सर। चलिए बोलिए। सर, कवि चिड़िया के माध्यम से बताना चाहते हैं कि कविता एक उड़ान है। हम्म, चिड़िया भी चिड़िया भी ऊंची उड़ानों के लिए मानी जाती है, लेकिन कविता की उड़ान को चिड़िया भी भला किया जाए, जो कि कविता बाहर भीतर इस घर किसी भी सीमाओं में अपना मतलब प्रभाव दिखाता है। उसी प्रकार चिड़िया भी कहीं हाँ, भी उड़ती है। कवि ये तो उनकी बताना पसंद। चाहते हैं कि कविता की जो उड़ान है वो चिड़िया के उड़ान से बढ़ कर के है। चिड़िया की यस सर। उड़ान 100 सीम है, लिमिटेड। समझ लीजिए कि उसकी सीमा रेखा है, सीमा है, वो कहाँ तक कब तक उड़ेगी। किंतु कविता की उड़ान जो है वो असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं है। अब पक्षी जब मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, आप देखे होंगे, तो उसके बाद तो उसका उड़ना बंद ही हो जाता है। लेकिन कवि जब एक कविता लिख देता है तो भले वो कवि न रहें, कवि के मरणोपरांत भी वो कविता रह जाती है और भावलोक में वो उड़ान भरती रहती है। इसलिए कहा गया है कि जो कविता की उड़ान है वो पक्षी की उड़ान से भी बढ़ कर के है। चलिए, ठीक समझा आपने? और कोई आप लोगों में से और कोई बताना चाह रहा हो तो बताएं। बाहर भीतर इस घर उस घर, इन दो पंक्तियों का अर्थ आप लोगों में से कोई बताना चाह रहा हो? बालिका वर्ग से कोई भी बालक बालिका बताएं। अभी प्रवीण को छोड़ करके, प्रवीण ने तो बताया दिया। चंचल, श्वेता, कोई भी बताएं। ज्योति, सर बता रही हूँ। हाँ सर बताइए। कविता न केवल घर की सर कविता न केवल घर के भीतर होने वाली गतिविधियों पर लिखी जाती है, बल्कि हर घर में लिखी जाती है, हर घर की गतिविधियों पर लिखी जाती है। हाँ, कभी इस घर के बारे में लिखती है, कभी उस घर के बारे में वो, लिखती है। हाँ बहुत और अच्छा, वो घर घर की कहानी है। यानी कविता में कुछ ऐसी बातें लिखी हाँ, जाती हैं जो सबको ऐसा लगता है कि वो आप बीती लिखी गई है। जिन घटनाओं का जिक्र होता है उसमें ऐसा लगता है कि ये सारी बातें मेरे जीवन को स्पर्श कर रही हैं। सही बताया आपने। उसका प्रभाव क्षेत्र जो है वो घर घर है। वो आंतरिक भी है और बाह्य भी है। आंतरिक और बाह्य की परिभाषा अलग अलग परिवेश में उसका बदलता जाएगा। राष्ट्रीय स्तर पर, देशी विदेशी स्तर पर हो जाएगा, और देश के अंदर प्रांतीय अंतर प्रांतीय हो जाएगा, जनपद स्तर पर जनपद अंतर जनपदीय हो जाएगा, और घरेलू व्यक्तिगत जीवन और अपने अतिरिक्त सामुदायिक जीवन, ये दोनों बातें हो जाएंगी। चलिए, तो इसमें कविता में तुकांत है, बहाने जाने माने जाने, अंत में तुकांतता है। कविता के पंख लगा उड़ जाने के माने इसमें मानवीकरण है। अब देखिए, उड़ना काम जो है, ये कविता जो है
उसमें जीवंतता होती है, लेकिन उसमें मानवीय गुणों का आरोप कर दिया गया है। मानवीय गुणों में वो भावना के लोक में जा रहे हैं। तो आगे विशेष रूप से मानवीकरण आपको मिलेगा, जिसमें फूल का वर्णन आएगा। आगे आगे की पंक्तियों को हम लिखते हैं। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। भला फूल क्या जाने, बाहर भीतर इस घर उस घर। बिना मुरझाए महकने के माने। फूल क्या जाने। यहाँ भी प्रश्नवाचक, प्रश्न शैली, प्रश्नालंकार। कविता एक खिलना है फूल के बहाने। देखिए, ये खिलना जो है ये फूलों का काम है। फूल खिलते हैं। अब खिलने में भी एक प्रक्रिया होती है। धीरे 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 कलियों में उभार आता है और वो कलियां प्रस्फुटित होती हैं, और प्रस्फुटित होने के बाद उसमें से सुगंध आते हैं। वो अपनी मादकता से पूरे वातावरण को प्रभावित कर देता है। तो जिस प्रकार फूलों में धीरे 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 विकास होता है और विकास होने के बाद वो अपने सुगंध से पूरे वातावरण को सुगंधित कर देता है, उसी तरह से कविता भी जब शब्द चयन होता है तो शब्द चयन के बाद इसमें से जब अर्थ बोध होता है, शब्द चयन। देखिए,
फूल के जो खिलने के कारण हैं वो उनकी जड़ों से कुछ रस, कुछ भूमि के जो तत्व हैं वो आते हैं और उसको विकसित करते हैं। पानी और जो खनिज तत्व हैं उनको ले करके और वो क्या होते हैं, फूल विकसित हो जाते हैं। इसी प्रकार कवि क्या करता है कि शब्द चयन करता है, शब्दों को जुटाता है, वो इकट्ठा करता है, चुन चुन के शब्दों को लाता है और उसमें भावों को पिरोता है और पिरोने के बाद उसको जब लिखता है तो वो भाव उसमें से निकलते हैं और वो कविता खिल उठती है। यहाँ फूलों का जो सुगंध है, यहाँ कविता का प्रभाव है। धीरे धीरे फूलों का खिलना और शब्द चयन के द्वारा अर्थ गांभीर्य की स्थिति में पहुंचना, ये कविता का खिलना है। तो फूलों के बहाने कविता भी क्या है, एक खिलना है। जिस प्रकार फूल खिलते हैं उसी तरह से कविता भी खिलते हैं। अब यहाँ फूलों के खिलने का मतलब प्रस्फुटित होना और कविता के खिलने का मतलब उसके भाव का व्यापकता के स्तर पर पहुंच जाना। फूलों का गंध वातावरण को सुगंधित करता है और कविता की जो गंध है, अब कविता में गंध तो आएगी नहीं नाक से, इसकी अनुभूति तो विचारों से होगी। जब कविता के भाव आएंगे तो फूल वातावरण को सुगंधित करता है और कविता हमारे मानस को सुवासित करता है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। अब यहाँ देखिए, फूल के खिलने से सुगंध तो प्राप्त होता है, ये जग जाहिर है। यहाँ पर कवि ये कहते हैं कि जब कविता खिलती है तो ये फूलों के सुगंध से भी बढ़ करके होती है। ये ठीक है। यहाँ पर एक चीज और आप ले सकते हैं, ये भी होता है कई बार कि फूलों का खिलना देख करके कवि के मन में कविता के भाव जगते हैं। ऊपर वाली पंक्ति में भी आप बता सकते हैं कि पक्षी की उड़ान देख करके कविता लिखने का मन कवि के मानस में ये बात आती है कि कविता लिखनी चाहिए, लेकिन पक्षियों की उड़ान को देख करके और फूलों का खिलना देख करके ही सही, भले वो कविता लिखता है कवि, लेकिन जब कविता लिख देता है तो लिखने के बाद इस कविता का जो प्रभाव होता है फूलों और पक्षियों की उड़ान से भी वो बढ़ करके हो जाता है। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने, तो कविता का जो खिलना है वो फूल के खिलने से भी बढ़ करके है। कवि यहाँ ये कहना चाहते हैं। बाहर भीतर, इस घर उस घर, इसका मतलब कि चाहे बाह्य मामला हो चाहे आंतरिक मामला हो, चाहे हर घर की बात हो, बिना मुरझाए महकने के मायने फूल क्या जाने। कवि ये कहना चाहते हैं कि फूल कालांतर में मुरझा जाते हैं। फूल जो हैं वो कालांतर में जब समय आता है तो फूल मुरझा जाते हैं और उनके सुगंध भी वो नहीं रह जाते हैं। ये बात अलग है कि दूसरे फूल जब आते हैं तो वो भी खिलते हैं और महकते हैं, लेकिन कविता में ऐसा है कि लंबे समय तक मुरझाती नहीं है। अब देखिए यहाँ एक और बात है, यदि बदलते हुए समय और परिस्थितियों या सामाजिक परिवर्तन में यदि कविता का प्रभाव कम होने लगता है तो निश्चित रूप से कवि का ये मानना है कि सच्चे अर्थों में उसे हम कविता की संज्ञा दे ही नहीं सकते। कविता सच्चे अर्थों में उसे ही हम मानेंगे चाहे लाख परिवर्तन हो समाज व्यवस्था में, चाहे परिस्थितियों में, हर समय में वो शाश्वत बनी रहे, वो बात सत्य सिद्ध होती रहे, उसी को सच्चे अर्थों में कविता भी होती है। इनडायरेक्ट ये भी बताया गया है कि कविता जो है
वो कभी मुरझाती नहीं है। यहाँ कविता के मुरझाने का मतलब क्या है? प्रभावहीन होना। जो वास्तव में कविता होगी वो कभी भी प्रभावहीन नहीं हो सकती है, उसका सुगंध कम नहीं हो सकता है, उसका प्रभाव कम नहीं हो सकता है। तो वहीं पर चुनौतीपूर्ण तरीके से ये कहा गया है कि फूल भला क्या जाने, बिना मुरझाए हुए लंबे समय तक महकते रहने का जो मायना है, जो मतलब है, ये फूल क्या जाने। इसका मतलब कि बदलते समय के दौर में फूलों का जो सुगंध है वो भले कम हो जाए, लेकिन कविता का प्रभाव कम नहीं होता है। यदि कविता का प्रभाव कम हो जाता है तो निश्चित रूप से यह भी एक मानक है कि उसे सच्चे अर्थों में कविता नहीं कहा जा सकता। एक तरह से कविता को परिभाषित करने का भी काम यहाँ कवि ने किया है। बाकी आप अपने से भी निकाल सकते हैं, कोई कठिन शब्द इसमें है नहीं। इस कविता का मुख्य उद्देश्य शब्द जाल में उलझना उलझाना नहीं है। बातें एकदम सीधे तौर पर कही गई है। एक तरह से सपाट बयानी कह सकते हैं आप, सीधे सपाट तरीके से बातें कह दी गई हैं। भाव यही है कि कविता जो है कभी पक्षी की उड़ान देख करके लिखी जाती है, कभी फूलों का खिलना देख करके लिखी जा सकती है। तो लेकिन लिख देने के बाद जो कविता लिख दी जाती है और सच्चे अर्थों में जो कविता है वो पक्षियों की उड़ान की सीमा से भी आगे चली जाती है, फूलों का जो सुगंध है उससे भी आगे वो चली जाती है। उसका मुकाबला ये पक्षियों की उड़ान हो चाहे फूलों की खुशबू हो, ये कभी नहीं कर सकती है। पक्षी की उड़ान ससीम है, लेकिन कविता की उड़ान असीम है, सीमाहीन है। आशा है आप समझे होंगे, बातें समझ में आई। कोई दिक्कत आप लोगों को? नो सर। इसे आप क्या करेंगे ना, देखिए इसमें बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। आसान तरीके से इसे आप समझें और लिखें। लिखने का भी प्रयास करना चाहिए, हो सकता है कि आप बेहतर लिख सकें। आप लिखेंगे ही, वो कविता के भाव को समझ लीजिए और अपने से लिखने का प्रयास कीजिए, आपको बातें समझ में आएंगी। ठीक है, आपने सुना, आभार, धन्यवाद।